नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार। फ्रांस की क्रांति के में हम तीसरे लेक्चर में हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था फ्रांस की क्रांति किस प्रकार वर्गीय संघर्ष से चौथे चरण में पहुंचती है, जिसके अंदर आपके नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में सत्ता प्राप्त करता है। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट पहले तो फ्रांस की क्रांति के उद्देश्य समानता, बंधुत्वता, गणतंत्रवाद, इन पे ही आधारित शासन की व्यवस्था करने का प्रयास करता है। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार उसके पास शक्तियाँ संकेंद्रित होने लगती है, उसके बाद वो पुनः फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को कायम कर देता है। ठीक है, इसके अंदर वह देवीय सिद्धांत, पुराने बुर्बो वंश से अपने आप को समर्पित करना, यानी उससे संबंधित बताना, पॉप द्वारा अपने आप को वहाँ से देवीय सिद्धांत के तहत अपनी पुष्टि करवाना सम्राट की। इस प्रकार जो उसका उद्देश्य था वो साम्राज्यवाद की ओर अग्रसर हो जाता है, और जिससे वह फ्रांस की क्रांति को यूरोप की क्रांति, यानी यूरोप को क्रांति बनाने में सक्षम कर देता है। फ्रांस की क्रांति जिस तरह से आपको दिख रही थी, ये हमारे एक छोटे से चरण में चालू हुई थी, जो केवल एक गणतंत्र की स्थापना का उद्देश्य लेके चली थी, और वो पूरे यूरोप को प्रभावित करने लग जाती है। ठीक है, इसके अंदर हम बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने उसका कहाँ जन्म हुआ था, ये छोटी छोटी चीज़ें बताई थी। आज अब की बार लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा कि जो हमने चौथा चरण छोड़ा था, जिसके अंदर मैंने बोला था प्रजातंत्र की आड़ में तानाशाह व साम्राज्यवाद 1799 से 1815। इसके अंदर आप देखोगे किस प्रकार तानाशाह बनता है नेपोलियन, जैसे रॉबेस्पियर बनता है किसका, जैकोबिन क्लब वाला। उसी तरह से जैकोबिन एक बार पुनः सिंहासन पर आरूढ़ हो जाता है, जिसकी वजह से वो पूरे यूरोप के अंदर फ्रांस से सबको डर लगने लग जाता है। ठीक है, राजाओं का निर्माता बन जाता है। अब आप इसकी नीतियाँ देखेंगे। 1798 में अंतिम ये सेना के अंदर भर्ती होता है, और इसका अंतिम जो इसका युद्ध होता है वो आपका पिरामिड युद्ध होता है। जब ये फ्रांस नहीं आया था, फ्रांस से बाहर अलग अलग जो राष्ट्र थे उनमें आपस में लड़ाई युद्ध के अंदर अग्रसर था। तो ये 1798 में पिरामिड का युद्ध होता है मिस्र में। अब मिस्र के अंदर हित थे, व्यापारिक हित किसके, ब्रिटेन के। ब्रिटेन भी अब इस युद्ध में उसको कूदना पड़ता है, क्योंकि यदि उसका कब्जा हो जाता तो उनका व्यापार वाणिज्य प्रभावित होता। इसलिए पिरामिड की विजय के बाद काहिरा में जैसे ही वो प्रवेश करता है तो आबूगा खाड़ी का युद्ध होता है, जिसमें नेल्सन का नाम आप ध्यान रखना है। ये एक नौसेना का सेनापति था जो नेपोलियन को पराजित करता है। नेपोलियन इससे पराजित होने के बाद डिसाइड कर लेता है कि कभी भी मैं कि ब्रिटेन से युद्ध नहीं करूँगा। ठीक है, नहीं सॉरी, इसमें नहीं करता, वो आगे करेगा। नेपोलियन पराजित हो जाता है। ठीक, नेपोलियन पराजित होने के बाद वापस कहाँ जाता है, फ्रांस में पहुँचता है। फ्रांस के अंदर इसने पहली व्यवस्था कर रखी है, बूमियर षड्यंत्र करता है। ब्रूमियर षड्यंत्र होता है जिसमें डायरेक्टरी का पतन कर दिया जाता है, और नेपोलियन को प्रथम कौंसिल बना दिया जाता है। नेपोलियन जब प्रथम कौंसिल बन जाता है वो 10 वर्ष के लिए बनता है। ठीक है, अब ये जो 30 सदनीय व्यवस्था स्थापित करता है, 30 सदनीय व्यवस्था के अंदर 3 कौंसिल बनते हैं। 3 कौंसिल में पहला नेपोलियन, सेकंड पे कैम्बे सेरी, और तीसरे पे लेब्रून। ये तीनों के तीनों कौंसिल स्थापित होते हैं 10 साल के लिए। ठीक, और इसके बाद में यही आपको देखने को मिलेंगे प्रथम कौंसिल, और इसके लिए संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन 1795 में जो हुआ था उसमें अमेंडमेंट किया जाता है, संविधान संशोधन किया जाता है। ठीक है, सीनेट ने कार्यपालिका शक्ति 3 निर्वाचित कौंसिल में स्थापित कर ली। फ्रांस जिसके विरोधी 3 देश हैं, इंग्लैंड, रूस और ऑस्ट्रिया, ये इसके विरोध के अंदर इसके अगेंस्ट रहते हैं। तो इंग्लैंड से तो ये एमिन्स की संधि करता है 1802 में, जिससे जो फ्रांस की सरकार बनती है नेपोलियन के नेतृत्व में, उसको मान्यता मिल जाती है। ऑस्ट्रिया से ये ल्यून बेले की संधि करता है 1801 में। आपको ये नाम मैंने जगह जगह आपको ये दिखा रखे हैं, इससे आपके एक सिनोरी रहेगा कि अटपटा नहीं लगे। ल्यूने बिले जैसे मेंस पे आप लिखेंगे तो आपके दिमाग के अंदर यहाँ ल्यूने बिले की संधि इस तरह से शॉर्ट नोट्स में भी काम आएगा। 1800 में नेपोलियन
बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करता है। किसकी? बैंक ऑफ फ्रांस की गठित करता है। शिक्षा के 4 स्तर मानता है, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, तकनीकी और विश्वविद्यालय। और शिक्षा के लिए एक व्यक्ति नियुक्त करता है जो कार्य करते हैं शिक्षा का, वो है प्रीफेक्टो और उप प्रीफेक्टो। इनके द्वारा क्या होता है? शिक्षा का कार्य संपादन किया जाता है। ठीक है। कॉनकॉर्डेट, कॉनकॉर्डेट ये 1802 के अंदर होता है। ये नेपोलियन रोम के पॉप के बीच समझौता होता है जिसके अंदर कैथोलिक धर्म राजकीय धर्म घोषित हो जाता है। ठीक है। नेपोलियन की कानून संहिता, ये इसकी योगदान है सबसे बड़ा, नेपोलियन का कानूनी संहिता। ठीक है। नेपोलियन कोड, इसके अंदर ये 5 कोड बनाता है। सिविल कोड, जिसका हिंदी आता है नागरिक संहिता, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, नागरिक प्रक्रिया संहिता, पीनल कोड, दंड विधान, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अपराध मूलक प्रक्रिया की संहिता, कॉमर्शियल कोड, व्यावसायिक संबंधी। इन कोडों के कारण इसे क्या बोलते हैं? द्वितीय जस्टिनियन। ठीक है। सबसे स्थायी कार्य है, ये नेपोलियन ने कहा था कि कल को मैं नहीं रहता लेकिन मेरे नेपोलियन कोड जो मैंने कानून बनाया है वो प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। ठीक है। लीजियन ऑफ ऑनर आज भी फ्रांस का सबसे बड़ा सम्मान है। इसकी स्थापना भी कौन करता है? आपके ये लीजियन ऑफ ऑनर उपाधि को कौन प्रारंभ करता है? नेपोलियन। ठीक है। घटनाक्रम 1799 में आया। 1802 के अंदर सीनेट नेपोलियन को आजीवन के लिए क्या बना देती है? काउंसिल बना देती है। 1804 में सीनेट ही नेपोलियन फ्रांस का अनुवांशिक सम्राट जो चल रहे थे बूर्बोन उससे संबंधित करवा देती है। और ये किससे? देवीय सिद्धांत के तहत नोतेद्रा गिरजाघर में नेपोलियन का राज्याभिषेक, यानी अब ये वैधानिक रूप से बूर्बोन से संबंधित है और अब इसे सम्राट स्वीकार करना जरूरी है। मत ये देता है कि गणतंत्र मैंने स्थापित किया था, गणतंत्र के तहत ये स्थापना हुई थी, लेकिन बाद में ये राजतंत्र में बोलता है एक ही व्यक्ति का शासन होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद 21 अक्टूबर 1805 को ट्रैफलगर का जल युद्ध होता है जिसमें वही नेल्सन जो आपके आबू का खाड़ी में इसको पराजित करता है वही सेनापति होता है। फ्रांस और स्पेन के जहाजी बेड़े को नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है। लेकिन नेल्सन भी इसमें मारा जाता है, लेकिन नेल्सन विजयी होता है। उसके बाद ये शपथ ले लेता है कि कभी भी मैं इंग्लैंड से यानी ब्रिटेन से कभी भी क्या समुद्र के मार्ग से युद्ध नहीं करूँगा। ठीक है। ये इस बात ले लेता है। ट्राफलगर युद्ध, इतने विध्वंस इसके साथ होता है। ठीक है। इसकी सेना के साथ। फिर दिसंबर 1805 में ऑस्टरलिट्ज युद्ध, नेपोलियन वर्सेस ऑस्ट्रिया और प्रजा का संगठन होता है संयुक्त मोर्चे पे, जिसमें नेपोलियन विजयी रहता है। प्रेसबर्ग की संधि होती है। इसके तहत ऑस्ट्रिया से निम्न प्रांत वेनेशिया, डालमेशिया तो फ्रांस को मिल जाते हैं, बावेरिया को टायरोल मिल जाता है, बैडन को वुटमबर्ग मिल जाता है। ठीक है। ये ऑस्ट्रिया से प्राप्त कर लेते हैं प्रेसबर्ग की संधि से। नेपोलियन इसके बाद में ये राजाओं को जब दिलवाता है तो ये क्या होता था? राजाओं का निर्माता बन जाता है। जर्मनी का पुनर्निर्माण करने के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद में एक राइन क्षेत्र का निर्माण होता है जिसमें बावेरिया, वुटमबर्ग और जर्मनी के 14 राज्य, इन तीनों को मिलाकर कितने 16 राज्यों का राइन राज्य संघ का निर्माण होता है जो बाद में जर्मनी के पुनर्निर्माण में सहयोग होगा। ठीक है। अगस्त 1806 में जो मैंने आपको शुरुआत में जब चालू किया था, पवित्र रोमन साम्राज्य कैथोलिक धर्म, इसके जितने भी भग्नावशेष हैं सबको ये एकीकृत कर लेता है और एकीकृत करके राइन राज्य क्षेत्र में मिला लेता है। इस तरह से पवित्र रोम साम्राज्य का अंत हो जाता है अगस्त 1806 में। ठीक है। उसके बाद 1806 के अंदर ही अक्टूबर के अंदर जैना और ओवरस्टेट युद्ध होता है जिसमें पर्सा हार जाता है और हारने के बाद हॉलैंड के एक भाग पर क्या कर देता है? ये वारसा की डची स्थापित कर देता है। ठीक है। रूस और नेपोलियन के बीच में 2 युद्ध होते हैं। ईलो का युद्ध निर्णायक रहता है, दोनों समान रहते हैं। फिर होता है फ्रीडलैंड युद्ध जिसके बाद रूस पराजित होता है और किसकी संधि होती है? तिलसिट की संधि 1807 में। अब इसका एक तो आपका नेपोलियन कोड, दूसरा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय स्थापना के पीछे उद्देश्य था जिसके तहत इंग्लैंड का व्यापार वाणिज्य को ठप कर देना,
जिसके बाद यूरोप के अंदर फ्रांस का बाज़ार निर्मित करना था। लेकिन ये क्या होता है, इसमें सफल नहीं हो पाता, क्योंकि इंग्लैंड स्वयं एक उत्पादक भी था कि उसके पास सबसे ज़्यादा उपनिवेश थे, और एक उत्पादक भी था और दूसरा उपभोक्ता भी था। इस वजह से इसको जनता का, जब इसके पतन के कारण आप देखोगे तभी सबसे मेन कारण मिलेगा इसका महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ठीक है, इसके अंदर व्यापार बहिष्कार की नीति भी कहा जाता है इसको। किसका बहिष्कार कर रहा है? व्यापार किसका? इंग्लैंड का और उसके मित्र राष्ट्रों का। इसमें 3 आदेश आते हैं। बर्लिन आदेश नवंबर 1806 में, ठीक है, जिसके तहत कहा जाता है बर्लिन आदेश में कि बर्लिन आदेश में क्या कहा जाता है कि इंग्लैंड तथा उसके मित्र राष्ट्रों को कोई भी, फ्रांस तथा मित्र राष्ट्र जो फ्रांस के मित्र हैं, वो कोई भी अपना बंदरगाह इस्तेमाल करने के लिए नहीं देगा। वारसा आदेश आता है जनवरी 1807 में। इसके अंदर भी वही बात कही जाती है कि आप किसी प्रकार का इनको सहयोग नहीं करें। मिलान आदेश 1807 में आता है, जिसके अंदर ये उससे ज़्यादा कठिनाई भरा होता है। इसमें ये कह दिया जाता है कि आप कोई भी इसका सहयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात, जहाँ इनके जहाज़ मिलेंगे मित्र राष्ट्र किसके, ब्रिटेन के, उनके सामानों को जला दिया जाएगा। फोर्टनबेलो आदेश, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर इंग्लैंड से जब्त मालों को क्या कर दिया, जला दिया गया। अब इसके अगेंस्ट में इंग्लैंड भी अपना चालू करता है। इंग्लैंड करता है ऑर्डर्स ऑफ काउंसिल, जिसके तहत कि किसी भी प्रकार के मित्र राष्ट्रों के फ्रांस के मित्र राष्ट्रों के जहाज़ को इंग्लैंड के अंदर व्यापार वाणिज्य की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, महाद्वीपीय व्यवस्था के बाद जब महाद्वीपीय विस्थापन की नीति अपना लेता है, तो इसके बाद अब इसका विरोध तय है। तो फिर अब इंग्लैंड अपने एक यूनिटी बनाते हैं। यूनिटी बनाने के बाद इसका विरोध करने के लिए युद्ध होते हैं। ठीक है, इस युद्ध में सबसे पहला जो श्रृंखला में फंसता है वो है स्पेन। स्पेन में इसका भाई होता है नेपल्स का शासक जोसेफ को इसने क्या किया था, आपके और स्पेन का राजा बना दिया था। राजा बन के वो वहाँ शासन करने लगा। अब वहाँ की जनता ने विरोध किया। विद्रोहियों ने, तब एक बार एक घटना हो जाती है 1808 में, स्पेन विद्रोहियों ने बेलन क्षेत्र में इसके सेनापति होता है भूपोत को क्या किया, पराजित कर दिया, जिसकी वजह से ये जोसेफ भाग गया। नेपोलियन ने कहा है खुद ने, मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने स्पेन पर आक्रमण किया। यह स्पेन का नासूर ही मेरे विनाश का कारण बना। ठीक है, ये वाली ध्यान रखना। क्यों और इसे बोलते हैं दीर्घकालीन युद्ध। दीर्घकालीन क्यों बोलते हैं? दीर्घकालीन महाद्वीपीय 1808 से 6 वर्ष तक ये आपका युद्ध चलता है। ठीक है, ऑस्ट्रिया से वैग्राम का युद्ध होता है 1809 में, जिसके बाद में ये ऑस्ट्रिया हार जाता है। वियना की संधि होती है। वियना की संधि इनके लिए शर्मनाक होती है, क्योंकि इसके बाद में ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, क्या नाम होता है, मेरिया लुइसा का विवाह किसके साथ होता है, आपके नेपोलियन बोनापार्ट के साथ। ठीक है, मास्को अभियान जून 1812 में भेजा जाता है, जो एक असफल, जैसे हम भारतीय इतिहास में मध्यकाल के अंदर पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कराची अभियान किया था, जिसके तहत उसके लाखों सैनिक मारे गए थे। उसी तरह से बोरोडिन मैदान में रूस पराजित होता है, मास्को में पहुंचते हैं, वहाँ सैनिक मारे जाते हैं। और इस युद्ध का विवरण किसने दिया है? टॉलस्टॉय, एक वहाँ का लेखक है, कहाँ का है, रूस का, जिसने वार एंड पीस में। ठीक है, राष्ट्रों का युद्ध होता है। अब राष्ट्रों के युद्ध में आप देखेंगे पर्सा, ऑस्ट्रिया, रूस, स्वीडन और इंग्लैंड, ये पाँचों मिलके पर्सा, ऑस्ट्रिया, रूस, स्वीडन और इंग्लैंड, ये चौथे गुट का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसमें पहला युद्ध होता है डस्टन युद्ध 1813 में। ऑस्ट्रिया पराजित होता है और नेपोलियन की क्या होती है, अंतिम रूप से ये अंतिम विजय थी। ठीक है, इसके बाद नेपोलियन कोई युद्ध नहीं जीतेगा। फिर 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 1813 में राष्ट्रों का युद्ध होता है, जो चौथे गठ में तो बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें लिप्जिंग नामक क्षेत्र पे नेपोलियन हार जाता है। उसके बाद मार्च 1814 में लाओ में हारने के बाद मित्र राष्ट्रों से फाउंटेन ब्लू एक जगह का नाम है, जहाँ पे संधि करते हैं। फ्रांस का सिंहासन, इससे बात होती है, इसको बोलते हैं फ्रांस का सिंहासन त्यागिए और अल्वा द्वीप में शासक बन जाए, 20 लाख फ्रंक आपको प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। ये उसके बाद में ये मानता नहीं है। उसके बाद ये वाटरलू का होता है 18 जून 1815 में। ये वाला क्वेश्चन आपसे वेलिंगटन ब्रिटेन की तरफ से होता है, इसका नेतृत्व में। इसमें 100 दिन का शासन समाप्त। नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासित कर दिया जाता है, जहाँ पे 5 मई 1821 को मृत्यु। अभी कुछ बीच में
इस तरह से इस नेपोलियन का पूरा पार्ट हमारे ख़त्म होता है, ठीक है। उसके बाद वियना सम्मेलन होता है, जिसमें 1814 में मित्र राष्ट्रों द्वारा जो बने थे ये, इन्होंने ले तुर्की को छोड़ के सभी यूरोपीय देश इसमें सम्मिलित होते हैं। उसके बाद रायबेक की संधि ऑस्ट्रिया द्वारा रूस और पर्सा के साथ 1813 में। एफर्ट संधि नेपोलियन और रूस की मित्रता की पुष्टि करती है 1808 में। नमस्कार।